अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सईद और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई और आज की सुबह का आगाज़ करते हैं। देखें, एक बहुत मुअम्मा है, गहरा मुअम्मा है, वो हल नहीं हो रहा है। उसको हल करने में अगर आप कोई थोड़ी मदद कर दें या जो भी हमारे नाजरीन हैं वो मदद कर दें तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा आप सब लोगों का, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसने मुझे चकरा कर रख दिया है। और ये ज़्यादा चक्कर, आपको पता है मैं चक्कर खाऊं तो फिर अभी तक आपको चक्कर आए नहीं है? क्यों? चक्कर आ जाते हैं कभी कभी। ये तो मुल्क ही चक्कर आ रहा है, आपको नहीं चक्कर आए। तो मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूँ, मैं अभी तक नहीं चक्कर आया। देखिए, मैंने उस मामले में अपने आप को जो है ना वो ज़रा दूर से देख कर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या ये वही हो रहा है जो पहले भी होता आया है। तो मुझे जवाब मिला हाँ, तो ये मसला मेरा हल हो गया। तो क्या मसला हल हुआ? मसला ये कि तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आप इम्यून हो गए। नोबडी क्या लर्न्स फ्रॉम हिस्ट्री। नहीं, आप इम्यून हो गए। नहीं, मैं इम्यून नहीं हुआ हूँ। बात तो पता है कि मसाइल हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये मसाइल सॉल्व ही नहीं हो रहे और ये बार बार चले जा रहे हैं। तो ये हमारे अपने कसूर हैं। हम वो कहते हैं ना, क्या यू शूट योरसेल्फ इन द फुट। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि आपको उसका असर हो रहा है या नहीं हो रहा। असर हो रहा है बिल्कुल, लेकिन ज़रूरी नहीं है असर दिखाऊँ सबको। लेकिन ये जो मसला है, एक्टर आदमी है ना। हाँ ये, लेकिन ये जो मेरा मसला है ना, इसका असर मुझ पर बहुत हुआ है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसका जवाब क्या है। वो क्या? देखें, मोबाइल ख़राब हो घर पे तो कहते हैं बच्चों ने किया, और बच्चे ख़राब हो तो कहते हैं मोबाइल ने किया। ये क्या चक्कर है भाई? जिस घर में बच्चे ना हो तो फिर क्या करें? मोबाइल अगर ख़राब हो जाए और बच्चे ही ना हो। हमारे यहाँ तो भाई बच्चे हैं, तो घर में तो बच्चे नहीं है ना। ऐसा क्यों होता है कि जब मोबाइल ख़राब हो तो हम कहते हैं कि बच्चों ने किया है, और जब बच्चे ख़राब हो तो हम कहते हैं मोबाइल ने किया है? दोनों एक दूसरे को ख़राब कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और बड़े कैसे ख़राब हो रहे हैं फिर? बड़े मीडिया से खराब हो रहे हैं, फिल्मों से खराब हो रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मीडिया फिल्मों से बड़े पैसे खराब है। मीडिया फिल्मों से कोई खराब नहीं होता। हमारे खराब होता है ये 18 करोड़ में आपको इसकी बड़ी बड़ी रिसर्च जिसने नहीं खराब होना होता वो नहीं खराब होता। तो हम इस बात पर चले जाएं कि हर चीज देखते हैं और हर चीज दुनिया का प्रोपेगेंडा जो है वो बेकार है। फिर तो जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता रहता है। खराबी की बात कर रही हूं, असरअंदाज होने की बात नहीं कर रही। तो खराब और अच्छा असर दोनों हो सकते हैं ना। नहीं, वो अलग चीज है। असर क्या होता है? असर या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। भाई, आप जो फिल्मों में देखते हैं वो आप करते हैं क्या? बहुत सारे लोग करते हैं, बिल्कुल। बहुत सारे लोग उसका असर लेते हैं। ये असर नहीं है, ये खराब होना है। अच्छा, अगर आप दरख्त के आसपास कोई लड़की खड़ी हो गई है और उधर नाच रही है तो वो असर उसका नहीं ले रही है, वो बस ज्यादा ही मुतासिर हो गई है ना उससे। असर लेना और मुतासिर होना एक ही चीज है शिफा। असर और मुतासिर, मतलब मैं तो एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ। जरूरी नहीं है जो आप जिस चीज से मुतासिर हो रहे हो वो आप अपनी अमली जिंदगी में कर रहे हो। हमारे यहाँ पे भी दरख्त लगा हुआ है। मैं नाच नहीं रही ना उसके मैं जा रहा था। अच्छा, तो बहरहाल ख़राब होने से बचें जिस भी तरीके से। जो भी चीज़ें आपको ख़राब कर रही हैं उनसे बचें, ये ज़रूरी है, वरना आप ख़राब हो जाएंगे। ख़राब करने वाली चीज़ों का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो ख़राब कर देती है। तो हम ख़राब ना हो, बातें ना सुने ज़्यादा एंकर्स की। हाँ, खबरें मेरा ख्याल है आप देख लें तो आप ख़राब होने से बच जाएंगे। और ख़बरों को भी मालूमात की हद तक सुने, जज्बात की हद तक ना सुने। तो मालूमात की हद तक हम आपको बताते हैं 60 सेकंड न्यूज़। शोहदाए पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने का फैसला। मुल्क भर में 25 मई को यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया जाएगा। इमरान खान 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब रावलपिंडी और मुख्तलिफ मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत में आज पेश होंगे। दोबारा गिरफ्तार किया जाऊं तो कारकुन हंगामा न करें, इमरान खान की अपील। जमान पार्क के घर का लग्जरी टैक्स भी अदा कर दिया। जुडिशल कमीशन का ऑडियो लीक्स के फॉरेंसिक टेस्ट कराने और कार्रवाई पब्लिक करने का फैसला। कराची के तमाम अजला में यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन समेत 9 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने हलफ उठा लिया। तहरीक इंसाफ के कई नुमाइंदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सोने की फी तोला कीमत में 2000 रुपये का इजाफा, डॉलर ओपन मार्केट में 306 का हो गया। तुर्की सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार सिनान ओगन ने सदर तैयब उर्दगान की हिमायत का ऐलान कर दिया। जनूबी अमरीकी मुल्क गयाना में स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में खौफनाक आतिशज़दगी, 20 तालिबात जाँ बहक। G20 कॉन्फ्रेंस, मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल। और पाकिस्तानी कोहपैमा असद मेमन ने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज़। और 60 सेकंड न्यूज़ में आपने देख लिया क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या क्या हो रहा है दुनिया में। और देखें, सबसे बड़ी खबर तो कश्मीर से आ रही है कि वहाँ पर हड़ताल है मुकम्मल तौर पर। मकबूजा कश्मीर में जो भारत G20 कॉन्फ्रेंस
करवा रहा है मुतनाज़ा तरीन G20 कॉन्फ्रेंस, और उसमें देखने के कश्मीर वालों ने अपने हक़ के लिए हड़ताल कर दी। हाँ, और जो दुनिया है हाँ। वो उसके बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो जा भी रहे हैं और बहुत सारे उन्होंने मना भी कर दिया कवर करने के लिए। जैसे चीन नहीं गया, एक चीन ही की अभी तक मैंने तो सुनी है, वो बाकी तो, और वो भी पाकिस्तान की मोहब्बत में शायद ज़्यादा उन्होंने मना किया, अदरवाइज़ तो भारत के साथ जो मामलात उन ममालिक के हैं तो वो मुश्किल ही मना करेंगे भारत को। जिस तरह अमेरिका, बहुत सारे लोगों को पता है कि अमेरिका की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं या बहुत सारे फैसले पॉलिसीज ऐसी हैं जो ठीक नहीं होते, लेकिन मजबूर हैं कि उसके साथ ट्रेड भी करेंगे, मजबूर हैं कि उसके साथ, तो इंडिया ने अपने आप को, सऊदी अरब भी नहीं गया। हाँ, तो इंडिया ने अपने आप को वो पावर बनाया है कि जिसकी वजह से सिर्फ वही लोग वही ममालिक रुके हैं जो हमारे ज़्यादा करीब हैं, अदरवाइज वो भी चले जाते। क्योंकि इंडिया और चाइना ने तो अपना जो सऊदी अरब और चाइना ने तो प्रॉपरली इसका बॉयकॉट किया जी, हम नहीं जा रहे, ये इस तरह की जो मुतनाज़ा जगह और जिस तरीके से उसको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, और पूरी कोशिश वहाँ पर ये की जा रही है कि बताया जाए दुनिया को कि जी बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन जगह है और सब कुछ यहाँ पर पूरा अमन है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा लोकेशन की सिलेक्शन ही क्वेश्चन मार्क था, उसी पे जाहिर है सबसे पहले। यस। तो अच्छा, लेकिन सऊदी अरब से एक और बड़ी और तुर्की भी सॉरी वो अचानक रह गया था। तुर्की बिल्कुल, तुर्की के वो एर्दोगान साहब बस तकरीबन बन ही गए, ज़रा नहीं बन क्या गए हैं, वो तीसरे शख्स ने कह दिया है, उन्होंने एक तीसरे जो नंबर पे थे उन्होंने एर्दोगान साहब के हक में दस्तबरदारी कर दी है। तो अब जो दोबारा से जो रन ऑफ मुकाबला है वो थोड़ा सा वो कहते हैं कि एज हासिल हो जाएगा उनको, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, सऊदी अरब की तरफ अगर हम वापस आएँ तो सऊदी अरब से एक ख़ास खबर है और साइंसी खबर है। साइंसी खबर क्या है कि बेसिकली कल जो हमने बताया था खातून गई थी, अब वो खातून गई और बेसिकली सऊदी खलाबाजों ने अपने लॉन्च के बाद बैनुल अक़वामी जो खलाई स्टेशन है उस खलाई स्टेशन से अपनी बहिफाजत आमद का ऐलान किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम के साथ एक वीडियो पैगाम ज़मीन पर भेजा है। अस्सलाम वालेकुम मिनस सबा, यानी स्पेस में से अस्सलाम वालेकुम। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये इन्होंने आगे जो है वो अपने मिशन के बारे में भी बताया है और मोहम्मद बिन सलमान साहब को भी इन्होंने बड़ा खिराज तहसीन पेश किया है। अच्छा, इनके एजाज़ की बात यह है कि इन्होंने कहा कि हम इस तारीखी सफ़र में शरीक हैं। हाँ, बेसिकली वो अपने सफ़र को डिफ़ाइन कर रही थी कि ये बड़ा एक तारीखी सफ़र है और पहली अरब मुसलमान खातून रयाना में पहुंची बरनावी। तो आप भी देखें, कुछ सोचें। मुझे स्पेस का शौक नहीं। ऐसे एक जो प्राइवेट स्पेस टूरिज़्म है वो भी शुरू होने वाला है, तो एक एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, बंदा चाहे कि कम से कम देखे। तो ऊपर से जाके सिर्फ आपने देखना ही होता है कि क्या लग रहा है अंदर से नीचे से, ये अच्छा इधर रहता हूँ मैं, ये है सीन। अच्छा जी। जैसे वो मैंने आपको बताया था ना कि जब मैंने ज़मीन से वो सैयारों का नज़ारा किया तो एक कैफियत अलग सी होती है। आप जब देख रहे होते हैं ये सैटर्न है, ये वीनस है, ये मार्स है, तो मेरे ख्याल में वैसी ही कैफियत, और जब आप ऊपर से अपने आप के अपने घर को देख रहे होंगे तो एक अलग कैफियत होगी। हाँ। कोशिश करें। चलें, आप जाइएगा तो बताइएगा कि वहाँ क्या हुआ। लेकिन इस वक्त तो जो शादियाँ हैं वो भी उस स्पेस में जो है होने का कुछ इंतज़ाम वगैरह कुछ, हाँ, वो फिर तो मैं जाऊंगा, मैं आपको बता देती हूँ। ये अब समझ आया। नहीं, आप जाएंगे तो सही, लेकिन आप वहाँ जाकर करेंगे क्या? अटेंड कर लूंगा शादी। हाँ बस ठीक है। फिर शादी का जो इदारा है वो हर समाज का एक बड़ा अहम तरीन जुज़्व होता है, और क्योंकि ये ख़ानदान की बुनियाद रखता है जो मुआशरे की बुनियादी इकाई है, और मतलब हज़ार साल से कुर्राए अर्ज़ पर शादियाँ होती आ रही हैं, लेकिन अब कुछ जोड़े जो हैं वो खला में शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये शादी जो है ये भी लाखों मील फिट की बुलंदी पर होगी, जहाँ से वो ज़मीन को एक सियारे के तौर पर देख सकेंगे। सिर्फ सियारे के तौर पर ज़मीन को देखने के लिए ये सारा खर्चा कर रहे हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं होती, ये डेस्टिनेशन वेडिंग है मोहतरमा। खला में शादी का जो आइडिया है वो अमरीकी खलाई इदारे स्पेस पर, जिसको हम कहते हैं ना कि पर्सपेक्टिव उसका नाम है, उधर से ये आया है। और ये इदारा जो है एक मखसूस गुब्बारे में जोड़े को खला में भेजेगा। और इस गुब्बारा कितना क्यूट सा नाम है। अच्छा, गुब्बारे के नाम जो है वो बड़ा अजीब सा नाम है, नेपच्यून। तो लेकिन ये क्यों, मतलब रखा है भाई, उसकी कंपनी है, वो जो चाहे करे। आपकी कंपनी है नहीं। अच्छा, आप बताएं पहले। मुझे जो है वो खिड़कियां हैं। एक मिनट पहले सवाल का जवाब दे, ये क्यों भाई नेपच्यून उसने रखा है नाम, आपको क्या एतराज है? स्पेस में जा रहा है तो स्पेस ही क्या नाम क्यों रखा है? कोई डिफरेंट रखता है, कोई बल्गारिया, कोई पाकिस्तान, कोई ईरान, अफगानिस्तान, ये रखता। आप बनाए कंपनी नाम रखें,
आपको किसने मना किया? चलो अच्छा, इसके इर्द गिर्द होगा क्या? इसके इर्द गिर्द खिड़कियां लगी होंगी और ये बाकायदा वो एक क्यूबिकल किस्म का एक वो होगा, उसकी जो है वो खिड़कियां होंगी जिनसे जमीन का नजारा जो है वो किया जा सकेगा। और ये जो सारा क्यूबिकल है अगले बरस ये लॉन्च किया जाएगा और इसके 1000 टिकट पहले ही जो है वो फरोख्त हो चुके हैं। तो आपने ले लिया? की डिमांड मुझे तो अभी पता चला है, अब मैं देखता हूँ, उनसे बात करता हूँ भाई। तो शादी की बुकिंग तो फिर हो गई होगी और ऐसे ही कुछ मामला है। लेकिन खैर सबसे अहम बात इस जो क्यूबिकल है इसमें सफर करने की ये है कि कीमत जो है वो फी बंदा कितनी? मेरा ख्याल है आप जमा कर लें तो फिर हम जब आप जमा कर लेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, अब आप खरीद सकते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी ऐसा ना करे, कोई ज्यादा है तो एक क्या करोड़। 1 करोड़? हाँ, इसको क्या कहते हैं? एक पेटी खोखा, ये खोखा होता है ना, करोड़ इस खोखा। करोड़ इस खोखा, पेटी इज लाख। अच्छा, एक खोखा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक खोखा भी आ ही जाएगा इंशाल्लाह। आ जाएगा रुपए या डॉलर? ये तो अब मेरे ख्याल है रुपए में अगर मैं कन्वर्जन करके बताऊं फिर तो सस्ता है। 1 करोड़ रुपए तो मैं एक डील से हासिल कर लूंगा भाई। मैंने बड़े बड़े मुकदमे सुने, बड़े बड़े लोग उसमें होते हैं कि करोड़ों रुपए की बातें हो रही होती हैं। हाँ, तो बातें हो रही होती हैं, वैसे आपने बातें नहीं करनी। अगर आपने जाना है तो आपने फिर कोई हिकमत अमली लाहे अमल बनाना है उसका। कोई सोचता हूँ इस पे स्पेस में जाने के लिए भाई, जिस तरह पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं हर रोज अपना लाहे अमल जो है वो अनाउंस करती हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, एक और शख्स ने जो लाहे अमल किया है। अच्छा, वो बड़ी जो है खवातीन के लिए अफसोसनाक खबर साबित होगी ये चीज़। क्या? जी, बहुत सारी खवातीन के लिए। दुनिया की बारूफ तरीन जो ऑनलाइन कंपनी है अमेजॉन, उनके बानी कौन है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ने कर लिया मंगनी। अमीर तरीन आदमी जेफ बेजोस ने कर ली मंगनी। इतना भी अब बस ठीक है। देखिए 59 ईयर्स उसकी उम्र, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी जरा डिटेल सुने। डिटेल सुनेंगे फिर आपको पता चलेगा ना। जेफ बेजोस ने बेसिकली उनकी जो गर्लफ्रेंड, उनकी 53 साल उम्र, वो कौन है? अमेरिकी सहाफ़ी और एंकर लॉरेन वेंडी सांचेस, उनसे की है मंगनी। और दोनों इन दिनों फ्रांस में है, एक साथ जो है वो छुट्टियां मुट्टियां मना रहे हैं अपनी। और उनकी एक तस्वीर सामने आई है। खातून तो अच्छी है वैसे, बंदा भी अच्छा है, बंदे की प्रोफाइल अच्छी है। प्रोफाइल नहीं, उसका बैंक बैलेंस चेक करें फिर आप बोलेंगे बहुत अच्छा है। वही प्रोफाइल, बैंक बैलेंस। लेकिन वैसे बस ठीक है खातून, लेकिन ज्यादा वो जिस कश्ती में सफर कर रहे हैं ना, जिस कश्ती में वो गए हुए हैं जी, वो जो कश्ती है वो $5 करोड़ की कश्ती है। अच्छा, वैसे ये आप बोले वो बंदा अच्छा नहीं है। यार्ट्स जो हैं ये बड़ी महंगी होती हैं। $5 करोड़ की है, उसकी अपनी है। अच्छा, अपनी जी। किराए वराए पे तो नहीं ली हुई थी? नहीं, उसकी अपनी है मोहतरमा। अच्छा, किराए विराए पे बिलीव नहीं करते हैं ये अपना ही रखते हैं सब। जी बिल्कुल। इस दौरान जो तस्वीर आई है उसमें लॉरेन वेंडी के हाथ में मंगनी की अंगूठी भी नजर आ रही है। और बेसिकली जनवरी 2019 में इन्होंने तस्दीक की थी कि भाई अब हमारा जो है वो सिलसिला कुछ होने वाला है, क्योंकि जब जेफ ने अपनी बीवी जो थी मैकेंजी स्कॉट उससे तलाक का ऐलान किया था। और बेजोस और मैकेंजी की जो शादी है वो 26 साल रही थी। 26 साल की शादी के बाद उन्होंने एक दूसरे को बाय बाय कर दिया। 4 उनके बच्चे हैं। और लॉरेन जो है, लॉरेन वेंडी सांचेस, उनकी भी 4 साल कबल अपने शौहर पैट्रिक वाइटसेल से तलाक हुई थी और 13 साल उनकी शादी रही है और 2 बच्चे हैं उनके भी। सही है। अब ये मिलकर जो है वो 6 बच्चे होंगे टोटल जो हो गए। तो होंगे वो तो जब होंगे, अभी तो 6 तो टोटल इनको मतलब शुरू में मिल गए। ठीक है, ये 6 के साथ अपनी जिंदगी 6 के स्कोर के साथ आएंगे और फिर देखते हैं कि ये कहाँ तक जाते हैं। और जाहिर है इतने अमीर लोग हैं, इन्हें क्या टेंशन है। और क्या, हर बच्चे का अपना घर, अपना विला, की अपनी कंपनी, याच, अपनी कंपनीज, भाई ये है। तो 5 साल इन्होंने साथ गुजारे और ताहम अब जो है वो उन्होंने ऐलान कर लिया कि भाई हमने मंगनी कर ली है। तो अब फैसला किया है कि हाँ, आई लाइक यू इनफ दैट आई शुड लिव विद यू। ठीक है, तो ये आई शुड मैरी यू, ये हो गया। तो बड़ी खवातीन इस पर जो है वो ऐसे कर रही हैं, यूं हाथ मल रही हैं। वाकई चलो, आप कह रहे हैं तो फिर जेफ बेजोस है। इलॉन हो तो फिर जरा ज्यादा, मेरा ख्याल है ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर होती है। लेकिन ठीक है, चलो सही है। अच्छा खैर, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो एक दुल्हन है, क्योंकि अभी हम वैसे आज का सारा शो जो है वो शादियां, दुल्हन, चलो तो खबरें आ रही हैं भाई, इसमें क्या है? आज तो आपके हमारे न्यारे हैं, खुशी से आपका तो दिल बाग बाग होगा वैसे। लेकिन खैर मैं आपको बताऊं कि ये काम भी करने होते हैं। ये जो इस किस्म की चीजें ये भी करनी होती हैं अक्सर शादियों में, लड़कियों को, दुल्हनों को खुश करने के लिए। दुबई मतलब जो उमरा की शादियों के लिए पसंदीदा जगह एक तरह से बनता जा रहा है। वहां पर बड़ी डेस्टिनेशन वेडिंग्स और वो जो आप कह रहे थे ना, वो सारा सिलसिला वहां पर होता है। अच्छा, हाल ही में एक पाकिस्तानी दुल्हन की शादी की वीडियो जो है वो वहां पर वायरल हो गई है, जिसमें उसे सोने में तोला जा रहा है। अच्छा। और ये वीडियो आप देखें, ये शादी
आयशा ताहिर और आदिल की थी, जिनकी मंगनी जो है वो 6 माह कबल बुर्ज खलीफा में हुई थी, और जो दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है जाहिर है, और शादी का जो थीम था वो जोधा अकबर रखा गया था। और जिसमें के दोनों ख़ानदानों की अफराद जो थे वो इसी थीम के मुताबिक लिबास पहने हुए थे, इसी तरह की सेटअप हुआ था वहाँ पर सारा। लेकिन इस शादी की दुनिया भर में चर्चे जो हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि दुल्हन को सोने में तोलने की वीडियो जो है सोशल मीडिया पर आ गई। और इस पर बेसिकली बहुत सारे सार्फिन ने यह भी कहा है कि ये तो निरा इसराफ है और इससे ज़्यादा इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, और बड़ी तनकीद की गई थी, जिसके बाद आदिल की फैमिली ने वजाहत की है और कहा यह है कि तोलने के लिए जो प्लेटें रखी गई थी वो असली सोने की नहीं थी, बल्कि ये उन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। ये क्या बात है भाई, अगर आपकी बीवी है और आप उसको सोने में तोल रहे हैं तो इस पे दुनिया को एतराज क्या है? लड़वाए मत अब। नहीं, मुझे बात पहले तो अवाम से शिकवा है ना, आवाम ने एतराज क्यों है लोगों को? कोई चीज पब्लिक, ये वही एतराज है भाई, इसका नाम नेपच्यून क्यों है? क्यों है भाई? है उसकी मर्जी। तो ये वही वाली बात है, उसकी शादी है, उसकी बीवी है, उसकी दौलत है। हाँ ये है बिल्कुल। वो अगर अपनी बीवी को सोने में तोल रहा है तो मुझे तो ये पता नहीं है। देखें अभी तक इस खबर के बारे में मुझे ये नहीं पता। अगर मैं ये ना जानती कि ये प्लेटें जो है इन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, तो मुझे ये तो नहीं पता कि सोने में तोला तो उस सोने का क्या किया, क्या वो सोना दे दिया किसी को, या ये वाकई बहुत सारी गिमिक्स शादी में इस तरह की होती हैं। जिस तरह जूता छुपाई है, अब जूता छुपाई का ये मतलब थोड़ी है कि वो दूल्हे का जूता लेके भाग गया। अगर वो सोने का कुछ भी करे, उसका सोना। हाँ नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि लोगों को ये क्या कैसे पता कि उसने इसराफ कर दिया है और वो जो है वो गिफ्ट दिया है उसने भाई अपनी बेगम को दिया, तो अपना ही सोना अपने ही घर आया है ना, तो पहले भी लेके रखा हुआ था, उसकी मिल्कियत चेंज हो गई, जो आपने वो चीज बीवी को दी तो वो उसकी हो गई। हाँ वो बेगम की हो गई है बिल्कुल। लेकिन मतलब अगर आपने बेगम के लिए लिया है या कोई तोहफा वगैरह है, तो इसमें हमें कैसे पता कि इसराफ है? या तो वो होता है ना, वो जो आपने एक खबर दी थी एक दफा कि वो कितने करोड़ों की गाड़ी वाड़ी का कुछ सिलसिला था, वो किसी अरब शेख वेख ने सऊदी प्लेट जो उसने जी नंबर प्लेट। अब वो चीज जो है वो भी हमें तो खैर उस तरह से नहीं समझ आई, लेकिन उस शख्स को समझ आई गई। फिर बाद में उसने एक्सप्लेन किया कि भाई मैंने इसकी चैरिटी जो है वो करनी है, और इस तरह से उसने किया ना। तो हमें तो खैर नहीं पता, मुझे नहीं पता पर्सनली कि ये इसराफ के उसमें आएगा कि नहीं, क्योंकि उसने पहले ही लिया हुआ था। अब अगर सोना है तो ज़ाहिर है उस पर ज़कात भी होती है, देते हैं नहीं देते हैं ये उनका अपना पर्सनल भी एक तरह से मामला है। लेकिन खैर शादियां तो हमारी एक बड़े ग्रैंड स्केल पे देनी पड़ेगी। जी ये तो सोने का पानी था। उसके बाद बेगम ने उसको डांटा होगा कि ये क्या, तुमने तो मेरे साथ गड़बड़ की। और आपने फिर वही पॉइंट रेज किया प्रोग्राम में, तो आपने भी भरपूर इधर तिलियां लगा के फेंकी हैं। तो खैर एनीवे ये हमें नहीं पता कि सिलसिला क्या है, लेकिन वाकई हमारी शादियां, लोग एतराज़ इसलिए भी करते हैं कि हमारी शादियां एक नेक्स्ट लेवल जो है ना, उसमें पैसे का ज़िया जो है वो हम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो आप सिर्फ दुल्हन का मेकअप ही देखें तो वो 2.5 लाख 1.5 लाख वाली कहानी होती है, और आपने मुंह धोया एंड इट गोज डाउन द ड्रेन। तो आजकल तो वो भी होता है जो हफ्ते भर चलता है। नहीं ये तो नहीं होता। अरे आपको पता ही नहीं है, मैंने तो पता किया था ना, जब मैंने कहा खर्चा कितना होगा बंदा ये तो अंदाजा लगा, कुछ अर्सा पहले ही पता किया था, इन्फॉर्मेशन के लिए। इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए भाई, न्यूज़ में काम करते हैं, एंकर हैं, इन्फॉर्मेशन होगी। कभी प्रोग्राम में बात करने पर जैसे आज जिक्र करने का उसमें आ गया मौका, इस दिन के लिए मैंने पता किया था। स्मार्ट जी, तो वो ऐसा होता है कि जो वो इतनी आसानी से वो नहीं उतरता है, उसका है सिस्टम। ठीक है, सही है। तो चले, लेकिन आजकल वैसे वाटर प्रूफ बहुत कुछ आ गया है, लैशेज आपकी परमानेंट लग जाती हैं, बहुत कुछ आपका परमानेंट जो है वो वाटर प्रूफ बेगम ले आप खराब ना हो पानी में। ये भी है बिल्कुल। लेकिन खैर एनीवे ये सिलसिला था, तो हमने सोचा ये वीडियो बड़ी वायरल चल रही है। कल हमने आपको जूता छुपाई दिखाई थी, आज हमने दुल्हन को तोलना दिखाया है। अब हम एक काम करते हैं, आपसे भी पूछते हैं, आपसे भी जानते हैं कि आप लोगों को कौन सी जो है वो कौन से गाने पसंद है पुराने, और वो आप हमें फ़ोन करके बताइएगा। शादी के गाने भी हो सकते हैं, फिल्में भी हो सकती हैं। आपसे हम कॉल इन सेगमेंट करेंगे थोड़ी देर में, तो आप शामिल रहिएगा हमारे प्रोग्राम में। हमारा नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो शादी से गाने की तरफ मैं निकलता हूँ, लेकिन एक गाना ऐसा है जिसके ऊपर लग गया है बैन जी। और ये बैन जिस तरीके से लगा है उसका आप अंदाज़ा लगाएं इस चीज़ से कि इसराइल का ज़राए इब्लाग पर कितना कंट्रोल है। एक मकबूल फ़लस्तीनी गीत तमाम बड़े ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। अना दमी फ़लस्तीनी यानी अना दम यानी खून, मेरा खून जो है वो फ़लस्तीनी है, ये उसका तर्जुमा है। बड़ा मकबूल गीत है और स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक और डेज़र जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। बड़ी एहतजाज की आवाज़ें इस पर बुलंद हो रही है। और गीत के जो खालिक हैं मोहम्मद असाफ, उन्होंने बताया कि जब उन्हें ईमेल के ज़रिए फ़ैसले का पता चला तो उन्हें बड़ा सदमा हुआ। मोहम्मद असाफ जो है वो बेसिकली गज़ा की पट्टी से वो उनका ताल्लुक़ है। ये देखें, ये है जी बैन लगा दिया इस गाने के ऊपर। क्यों? इसको कहते हैं जी इसराइल की बदमाशी। फ्री वर्ल्ड, मैं तो फ्री वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट को ही अब तो बिल्कुल ही चैलेंज कोई फ्री वर्ल्ड नहीं है, सब ढकोसला है वेस्ट का, जिसने अपनी चीज़ों के लिए फ्रीडम और इस तरह के नारे लगाए हुए हैं और दूसरों की चीज़ों को करते हैं ये लोग बैन। अब एक गाना जो है
वो भी उससे अगर हजम नहीं हो आपके रहा। जज्बात मजरू हो रहे हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बुग़्ज़ उन लोगों के अंदर भरा हुआ है फ़लस्तीनी मुसलमानों के ख़िलाफ़, दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ और उठने वाली हर आवाज़ के खिलाफ। मैं तो हैरान हूँ कि ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ठीक है, इनमें बहुत इन्वेस्टमेंट, इनमें बहुत शेयर होल्डिंग, इनमें बहुत कुछ जो है वो उनका है और होता भी है, रहा है, होता आया है ये चीज़। लेकिन मुझे इस चीज़ पे हैरत है कि मतलब ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कहते हैं नहीं भाई हम वी आर फॉर ऑल, तो वो वी आर फॉर ऑल वाली कहानियाँ किधर चली जाती हैं? वो ऐसा ही है जी, कुछ नहीं है वी आर फॉर ऑल, सब ड्रामा है, सब ड्रामा है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इजारादारी जो है वो इस्तेमाल करते हैं और उन आवाज़ों को दबा देते हैं जो उनके मुखालिफ होती है। इसराइल का इतना दबाव है, इतना ज़्यादा जो है वो मामला हो रहा है। आप देखें जर्मनी में क्या हुआ है, वहाँ पर एक मेयर साहब जो हैं वो मुंतखब हुए और एक तनाज़ा हो गया उस मामले पर भी। मेयर जो हैं बेसिकली काई वैगनर, ये गुज़िश्ता माह मेयर मुंतखब हुए हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जेंडर न्यूट्रल ज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि ऐसी ज़बान इस्तेमाल करेंगे जिसे सब समझ सकें। अब आजकल एक तो ये हो गया है ना कि हमने चूँकि हम एक ऐसी दुनिया में रहना शुरू हो गए जहाँ पर जेंडर को ही आप कहते हैं कि बस हटा दो, वो दो जेंडर, सारी ज़िंदगी, सारी बायोलॉजी यही कहती है कि जी एक मेल होता है, एक फ़ीमेल होता है। आपने अब उसको भी न्यूट्रल करना शुरू कर दिया है और उसके हवाले से क़वानीन बना रहे हैं कि जो ये काम नहीं करेगा, जो हमारी बात से इख्तिलाफ़ करेगा, उसको सज़ाएँ मिलेगी, उसके ऊपर कानून लागू किया जाएगा। अब उस बंदे ने कहा है कि जी मैं ये बात नहीं करूँगा। इस तरीके की कानून बनाकर आपको कुछ बोलने पर कैसे मजबूर किया जा सकता है? इस पर वेस्ट में बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, उन्होंने कहा कि जी शहर की इंतज़ामिया में वो जेंडर न्यूट्रल ज़बान इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मगरिब में चूँकि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल मायूब समझा जाता है जिसमें किसी की सिन्फ की तरफ इशारा हो, तो जैसे पुलिस मैन या पुलिस वुमेन को पुलिस अफसर कहना ज़्यादा बेहतर हो, या जैसे क्रिकेट में हो रहा है ना, बैटर कर दो जी, बैट्समैन और बैट्सवुमेन कह दो, भाई कौन सी कोई मौत पड़ जाएगी तुम लोगों को, नहीं जी बैटर। अब ये न्यूट्रल वर्ड हमने ईजाद कर दिया है, अब आप ये नहीं कहेंगे तो आप पर जुर्माना होगा। काई वैगनर जो है उस पर फिर बहुत तनकीद हुई है, वो अपने मौक़िफ़ से थोड़ा सा पीछे हटे। उन्होंने वजाहत की कि बेसिकली वो जेंडर न्यूट्रल ज़बान पर पाबंदी आयद नहीं करने जा रहे, लेकिन वो ख़ुद जो है वो इस्तेमाल करेंगे वो ज़बान जो कि आसानी से लोग समझ सकें। सही है, ठीक है। देखिए तो खैर ये होते हैं इस किस्म के मामलात और हम आइडेंटिफाई करते रहेंगे। और आपको ज़रा आप थोड़ा सा ले आएँ, शादियों से आगाज़ हुआ, शादियों पे ही हमारा इसका इख्तिताम हो रहा है और शादियों में खाना जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। खाने से मुझे एक स्टोरी याद आ गई एक्चुअली, मैं चाह रही हूँ मैं ज़रा नाज़रीन को बता दूँ कि जो मतलब बर्गर जो है वो आज की नस्ल का तो बेसिकली फेवरेट खाना है, ठीक है। और वैसे ये वैरायटी मैंने नहीं देखी कि शादियों में किसी ने बर्गर सर्व किया। मैं कर लूँगा, ये नहीं, किसी से कह दूंगा, अपने किसी दोस्त से कि भाई जब तुम शादी करो बर्गर रख लेना, उसमें आपने तो जुमला कह दिया, मैं कर दूंगा। अब आप इसकी वजाहत ना दें प्लीज। आप वो क्यों बर्गर याद आया वो बताओ। मुझे बर्गर इसलिए याद आया कि इसकी मकबूलियत की एक वजह इसका सस्ता होना भी समझा जाता है और बड़े आसानी से घर में भी ये लोग बना लेते हैं। पैटी लाए, वो रखा और सब तैयार हो गया। लेकिन अमेरिका का एक रेस्टोरेंट ऐसा है जो कि दुनिया का महंगा तरीन बर्गर फरोख्त कर रहा है और इसकी कीमत जो है वो $700 है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1 लाख। मेरे सामने वो आइडिया आप क्यों लेकर आती है? करोड़ रुपए में स्पेस में चले जाओ, लाख रुपए का बर्गर खा लो, भाई शक्ल देखे मेरी, उसके बाद बात करें। तो वैसे आप मत खाएं, मैं तो वैसे लोगों को, आपको तो मैं तंबीह कर रही हूँ। अच्छा, कहाँ है ये? और ये रेस्टोरेंट अमेरिका की रियासत है पेंसिल्वेनिया, उसके एक शहर जो है फिलाडेल्फिया, उसमें है। और इस बर्गर के महंगा होने की वजह जो है वो ये है कि सोने के वर्क में लपेट कर ये दिया जाता है इसे। मछलियों के अंडे के अचार ताज़ा जो जिसको कहते हैं ना कि सियाह ट्रफल, मखसूस तरीके से इसको तैयार किए जाते हैं। फिर झींगे जो हैं वो भी इसमें डाले जाते हैं। तो इस पर जो आयरिश पनीर है और शहद है वो भी डाला जाता है। अल्लाहु अकबर, बस खत्म करें इस बात और यही वजह है कि इस बर्गर की जो कदर है वो फरोख्त की जाती है। नाजरीन बस वक्फा ले लें, बस ठीक है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के टैलेंट से, और ये टैलेंट ज़ाहिर है नौजवानों का टैलेंट है। पाकिस्तानी नौजवान जिनके बारे में कहा जाता है कि 60% जो हमारा आबादी का हिस्सा है वो नौजवानों से भरा हुआ है। और नौजवान इसमें जितने भी हमारे नौजवान हैं, टैलेंट उन सब में मौजूद है, लेकिन उस टैलेंट को सही तरह पर चैनलाइज कर, क्या कहते हैं,
टैलेंट को चैनलाइज Channelize। करने की, इसको जरा टंग ट्विस्टर भी बन सकता है ये हाँ, तो, talent को टैलेंट को channelize चैनलाइज करने की जरूरत है। अब कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिनका टैलेंट चैनलाइज हुआ और कमाल तरीके से उन्होंने कमाल काम किया। फोर्ब्स की 30 अंडर 30 की लिस्ट आई है और इस 30 अंडर 30 की लिस्ट में एक पाकिस्तानी लड़की है जिसका नाम है आयशा मुबारक, और ये है जी विजुअल आर्टिस्ट है, और ये कोई डिजिटल विजुअल आर्टिस्ट है। ज़रा हम भी समझते हैं कि बुनियादी तौर पर इनका काम क्या है और फोर्ब्स की 30 अंडर 30 की लिस्ट में ये कैसे आई है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आयशा, आपने वक्त वालेकुम निकाला। सलाम। अब वैसे तो आर्ट की बहुत अक़साम है और बहुत सारी डिफरेंट जो Thank you for having तरीक़ेकार हैं, टेक्निक्स हैं, वो इस्तेमाल होती हैं आर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। आपका जो तारुफ है वो विजुअल आर्टिस्ट के तौर पर या विजुअल आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाली एक आर्टिस्ट के बारे में कराया जाता है, तो ये विजुअल आर्ट क्या होता है? जी, विजुअल आर्ट बेसिकली एक मीडियम है जिसके थ्रू आर्टिस्ट एक्सप्रेस करते हैं, और मेरा इसमें जो रोल है बेसिकली एक डिजिटल आर्टिस्ट के तौर पे है, जिसकी वजह से मैंने अपना जो काम है वो फोर्ब्स में भेजा और फोर्ब्स वालों ने इसको मतलब प्रमोट किया है। तो पिछले जो 3 इयर्स हैं, लास्ट 3 इयर्स, मैंने एक बॉडी ऑफ वर्क बनाया जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी भी थी, डिजिटल आर्ट भी था, और इसके साथ साथ इसमें फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ भी हैं जिसमें AI वगैरह का यूज़ है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एक बॉडी ऑफ वर्क बनता है। तो विजुअल आर्ट की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, इसकी एक नहीं है। ग्रेट, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि आपका जो आर्ट है, जो विजुअल आर्ट है, वो बाकी आर्ट से, जो बाकी डिजिटल आर्ट होता है, उससे किस तरीके से डिफरेंट है? डिफरेंट इस लिहाज से है कि इसमें एक तो जैसे मैंने बताया कि जो आजकल के लेटेस्ट डिजिटल टूल्स हैं उसका यूज़ हुआ है, जैसे कि कस्टम मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बेसिकली पूरी दुनिया इन चीज़ों के ऊपर बात कर रही है कि ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारी अब जो लाइफ है, नेक्स्ट लाइफ है, उसको चेंज करेगी। ना सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करेगी बल्कि जिस तरीके से हम अपनी लाइफ को एक्सप्रेस करते हैं, जो हमारे टूल्स हैं, जैसे फिल्म मेकिंग के टूल्स हैं, जैसे आर्ट मेकिंग के टूल्स हैं, जैसे कि डिफरेंट कंटेंट मेकिंग के टूल्स हैं जो आप इंटरनेट पे देखते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो स्पेशली फ्रॉम अ क्रिएटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो एक क्रिएटिव के लिए होता है, वो सारी जो है ना उनके लिए चेंज हो गया है, और वो हम जिस तरीके से एक हमारा वर्क फ्लो होता था वो भी सब चेंज हो गया है। तो वो यूज़ करते हुए मैंने अपना आर्ट बनाया है, और वो आर्ट पिछले मैंने आपको जैसे बताया पिछले 3 ईयर से मैं जिन चीज़ों पर काम कर रही हूँ, तो वो उन चीज़ों को यूज़ करता है। और इसके अलावा अगर आप थीम की बात करें तो मेरे काम में एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी, जो स्पेस कल्चर होता है ना, जैसे अगर उसको इमेजिन किया जाए कि हम लोग अगर स्पेस पे जाएंगे तो उसका एक इन्वायरमेंट कैसा होगा, हमारी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी कल्चरली भी, और एक एज अ ह्यूमन बींग्स भी हमारी आइडेंटिटी क्या होगी। तो इन चीज़ों को जब मैंने डिस्कस किया ना उनमें, तो वो एक बॉडी ऑफ वर्क है जो रिकग्नाइज हुआ है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, जिसमें वीमेन ऑफ द फ्यूचर भी है और फोर्ब्स भी हैं एंड अदर, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ भी गया आर्ट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसका इन्होंने फीचर किया बेसिकली मेरा काम। तो आपको क्या लगता है, अब जैसे हम तो आज स्टोरीज़ में शुरू में बात कर भी रहे थे कि सऊदी अरब की एक खातून है जो पहली अरब मुस्लिम खातून है, वो गई स्पेस में अब शादियां भी होने लगेंगी अगले साल से, ये सर्विस भी मिल जाएगी। हम मुझे लग रहा है कि अब दुनिया से ज़्यादा स्पेस पर तवज्जो दे रहे हैं। तो आपने अपनी आर्ट और अपनी क्रिएटिविटी के हवाले से क्या इमेजिन किया हुआ है कि स्पेस में जो हमारी ज़िंदगी है, यूँ कहिए आपके आर्ट की नज़र के मुताबिक, वो कैसी होगी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आई थिंक ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा हमें करने चाहिए, जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ अभी तक हमारी एक वो होती है ना रीच या रसाई नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं, बिकॉज अब जो है जो आइडिया ऑफ स्पेस है वो बहुत ही कमर्शियल होता जा रहा है वक्त के साथ साथ, और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा स्पेस इनिशिएटिव, स्पेस प्लेटफॉर्म, स्पेस एजेंसीज आती जा रही हैं, जिसकी वजह से एक ये क्वेश्चन आता है कि हम जो है इन टॉपिक्स पर बात करें कि इस तरह की जो स्पेस ट्रैवलिंग है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, डिफरेंट जो स्पेस से निकल के आ रही स्पेस एप्लीकेशंस, जो कि ना सिर्फ आर्ट से रिलेटेड है, हेल्थ केयर से रिलेटेड भी है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी है, और भी इससे रिलेटेड इनोवेशन से रिलेटेड है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आप इनके ऊपर एक डायलॉग क्रिएट करें, ठीक है। तो वो उससे क्या होगा कि आप ये जो आपका क्वेश्चन था कि ये स्पेस की तरफ हम क्यों जा रहे हैं, मैं अपने आर्ट में क्यों दिखा रही हूँ, इसका आंसर यही है कि लोगों को इस तरफ बुलाया जाए। बिकॉज अगर एक चीज़ जब विजुअल आर्ट में आ जाती है, या अगर आप एक फिल्म का टॉपिक इन चीज़ों को बनाते हैं,
तो आई थिंक कि वो उसके साथ वो बात कहना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि लास्ट 3 ईयर्स में मैंने डिफरेंट कल्चरल एलिमेंट्स को भी यूटिलाइज किया अपने आर्ट में, और इसको जो मेरा प्रोसेस था वो AI से किया। ओके, स्पेस को मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ कि स्पेस सबके लिए, ठीक है, इट्स अ शेयर्ड स्पेस। इट्स नॉट जस्ट फॉर एक कल्चर के लिए नहीं है, 2 कल्चर के लिए नहीं है, सबके लिए। तो उसमें जो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है सबकी होनी चाहिए। आप देखते हैं इंटरनेट पे जो इमेजेस हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्नाइज्ड है, ठीक है ना, आपको दिखता है कि उनका कल्चर है, लेकिन हमारी ब्राउन स्किन की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, साउथ एशियन कल्चर की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मुस्लिम कल्चर की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को भी देखते हुए और फिर साथ साथ ये भी देखते हुए कि ग्लोबली हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारा कल्चर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, हमारा कल्चर वो नहीं है जो आज से 20 साल पहले था। इट्स चेंजिंग वेरी क्विकली। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आप एड्रेस कैसे कर सकते हैं? इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ये इतना सिंपल आंसर इसका नहीं है। बट ये चीज़ें जो थीम्स मैंने आपको बताए हैं ये मैं अपने विजुअल आर्ट के लाइक जो मेरा थीम है काम का, जो विजुअल एलिमेंट है उसके थ्रू करती हूँ। सही है। और आप विजुअल तो थीम आपका है ही, विजुअल आर्ट जो आपने एक्सप्लेन भी किया हमारे लिए, लेकिन आगे फ्यूचर में इसके अलावा भी किसी आर्ट की टेक्निक को आपने ट्राई करना है, देखना है, एक्सपेरिमेंट करना है, कोई प्लान है कि अब मैंने विजुअल आर्ट तो कर लिया है, अब मैंने किसी और आर्ट की तरफ जाना है? नहीं, मैंने कुछ नया नहीं करना, बट पॉइंट ये कि जैसे जैसे न्यू टूल्स आते रहेंगे आर्टिस्ट के लिए ईज़ होती जा रही है, आसानी होती जा रही है, तो वो उन्हीं टूल्स को यूज़ करके अपना जो काम है, जिन चीज़ों में उनको इंटरेस्ट है वो उसको इन्हेंस कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट एक्सपेरिमेंटेशन, खाली ये नहीं है कि हम बिल्कुल न्यू चीज़ें ट्राई करें, बल्कि उन्हीं चीज़ों के साथ अपने काम को एफिशिएंट बनाएं और ईजी करें। तो मेरा भी जैसे करंट प्रोजेक्ट की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो मैं अभी स्पेस सूट्स रिलेटेड जो है ना, इसी मतलब स्पेस से ही रिलेटेड एक थीम है, बट उसके अंदर थोड़ा सा 3D प्रिंटिंग और फैशन और इन चीज़ों पे मैं काम कर रही हूँ कि किस तरीके से आप रिसर्च को यूज़ करते हुए इस तरह के फंक्शनल स्पेस सूट्स बना सकते हैं जो कि आजकल के डिज़ाइंस को बेसिकली एलिवेट करेंगे, और एट द सेम पॉइंट वो जो मेरी पुरानी एक थीम चल रहा है कि किस तरीके से हम आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम न्यू इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें हैं आई थिंक वो तो मेरे काम में ऑलरेडी मैं कर ही रही हूँ एक्सप्लोर, बट उसकी डायरेक्शन अब थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो गई बिकॉज टूल्स आ गए। मैंने जैसे बोला डेटा कलेक्शन, डेटा फ्यूजन, ये एक और एक ब्रांच है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। जिन लोगों को इस फील्ड में इंटरेस्ट है वो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आर्टिस्ट के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम है कि वो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने काम को और इन्हेंस कर सकते हैं। तो इसका स्कोप जो है हमारे नौजवानों के लिए क्या है, और अगर वो डिजिटल या जो टेक आर्ट है या विजुअल आर्ट है उसकी फील्ड में आना चाहें, और जिस तरह का काम आप कर रही हैं टेक आर्ट की डोमेन में, उसकी तरफ अगर वो आना चाहें तो उनको क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए और इसका कितना स्कोप है इंटरनेशनली इस वक्त? बिल्कुल, आई थिंक कि आजकल के जो जनरेशन है स्पेशली उनको तो इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला स्पेस इंडस्ट्री की अगर आप बात करें उसको मोनेटाइज करना भी फ्यूचर में और भी इजी होने वाला है बिकॉज इट्स $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। और इसी तरीके से अगर आप AI की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो वो भी एक मतलब $1 मिलियन इंडस्ट्री तो ऑलरेडी है ही। तो ये चीज़ों को भी अगर आप जेन में रखें तो इसका स्कोप बहुत है। अब आप उसको चाहे एजुकेशन से अटैच करें, चाहे आप उसको आर्ट के साथ अटैच करें, आई थिंक कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। आपको अपना नीश सिलेक्ट करना है और आपको ये देखना है कि आपका पैशन कहाँ है। मतलब आप AI तो ठीक है, लेकिन आपका एक होता है ना एज एन आर्टिस्ट, आपकी सोच क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्या है पीछे। तो वो चीज़ें तो वो तो वैसे ही है जैसे आप एक आम आर्टिस्ट होता है। टेक्नोलॉजी तो उन चीज़ों को सिर्फ समझे एक न्यू डायरेक्शन देती है, एक्सप्रेस करने का न्यू अंदाज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा है कि वो इतनी रेलेवेंट हो गई। कैमरा जब से आया है आपको पता ही है, उसके बाद से फोटोग्राफी एक अलग आर्ट बन गया। इसी तरीके से AI जब से आया है, इंटरनेट जब से आया है, ये सारी डिफरेंट रेवोल्यूशंस हैं। और इसके साथ इसको आपने एज अ टूल समझना है। ये नहीं समझना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आ गई है तो अब हम लोग बैठ जाएं, हम आर्टिस्ट नहीं है। आपने उनको यूज़ करके उसकी लिमिट्स को पुश करना है। तो मैं यही बोलूँगी कि टेक आर्ट में जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो यंग जनरेशन में इंटरेस्टेड है, वो इसको बिल्कुल परस्यू करें, जस्ट बिकॉज ये राइट टाइम है कि आप इसकी डायरेक्शन लें। दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आपने टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाना है, टेक आर्ट की तरफ जाना है, दिस इज़ द राइट टाइम। आयशा मुबारक भी देखें कितना ज़बरदस्त काम कर रही हैं, फोर्ब्स 30 अंडर 30 की लिस्ट में ये शामिल हुई। बहुत शुक्रिया आयशा मुबारक हमारे साथ मौजूद थी। और कमाल आर्ट है, वेरी गुड। तस्वीरें जो चल रही थी ना, बिल्कुल ज़बरदस्त तस्वीरें थी जी। अब एक तो ये आर्ट हो गया, हाँ, और एक आर्ट वो होता है जो हम कानों से सुनते हैं,
हम जो दिल में उतर जाता है। बिल्कुल, रस कानों में रस घोलती आवाजें, हाँ। एक वो भी आर्ट है। एक वो आर्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो आर्ट है उसकी तरफ भी हम आपको लेकर जाते हैं। सॉन्ग वर्ड सेगमेंट है हमारा, और नाहिद अख्तर बड़े ज़बरदस्त इन्होंने गीत गाए हैं, और जो लोग पुराने जो वक्तों में गाने सुनते थे, नाहिद अख्तर का फिर नाम कमाल नाम। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, म्यूजिक ऐसी चीज है कि हमेशा ही एवरग्रीन रहता है, और हर किस्म का म्यूजिक ही हमेशा ही एवरग्रीन रहता है। हाँ, वो ठीक है कि लोगों का रुझान एक तरफ ज्यादा चला जाता है, दूसरी तरफ जरा कम हो जाता है, वक्त के साथ साथ नए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, लेकिन वो जो म्यूजिक है उसकी तिश्नगी और उसकी ख्वाहिश और उसको सुनना, मेरा ख्याल है ये वो आर्ट है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, म्यूजिक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। इस गाने की वैसे तो शायरी बड़ी आसान सी शायरी है, लेकिन जो आगाज में एक लफ्ज आता है, बिल्कुल, वो है उल्फत। उल्फत। अब हमारे यहाँ पर नॉर्मली क्या बात हो रही होती है कि प्यार, बड़ा सिंपल हम बना देते हैं, हाँ, वगैरह, ये मुझे आपसे जो है मोहब्बत। अब उसके लिए एक खूबसूरत लफ्ज है, वो है उल्फत। लेकिन ये कैसे एक्सप्रेशन में आएगा वैसे कि मुझे, हाँ, जैसे इन्होंने इस्तेमाल किया, तेरी उल्फत में, आपकी उल्फत में मैंने ये काम किया। हाँ, ये इस तरीके से कह सकते हैं, भाई आपकी मोहब्बत में मैंने ये काम किया। हम कहते हैं ना अपने दोस्तों से, भाई आपकी मोहब्बत में ये काम किया है मैंने, हाँ, तो आपकी उल्फत में ये किया मैंने। तो ये उल्फत का लफ्ज जो है वो आप इस्तेमाल करें तो खूबसूरत लगेगा। ऐसे हंस रही हैं आप? कब क्योंकि देखें, अच्छा, हर चीज, अब ये नहीं है कि कभी ये वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, या कभी ये वर्ड डिक्शनरी उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट भी करता है, माने भी सबको पता है, लेकिन क्योंकि हमारी आम जिंदगी में इसका इस्तेमाल नहीं होता, तो हमें कोई चीजों पे हंसी आ जाती है। जिस तरह एक और था पहलू, अब मैं आपके पहलू में बैठ जाऊं, मतलब मैं किसी मर्द को कह दूं, अगर बेशक मिसाल के तौर पे बैठ गई हूं, इसको इस्तेमाल करने के लिए खास जगहें होती हैं, खास मकासद होते हैं, खास मतलब होते हैं, खास जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। हर एक को आप नहीं कहेंगे भाई आपके पहलू में बैठ, हाँ, तो ये सही नहीं होगा, वो फिर बहुत सारे पहलू जमा हो जाएंगे इस तरह। तो इस पहलू पे ना जाए मेरे ख्याल में। और अच्छा, फिर इलाकाई उसमें उनसर भी आ जाता है, इलाकाई। मिसाल के तौर पे अगर हम लखनवी उर्दू की बात करें, तो वहाँ पर आज भी वो फैमिलीज रहती हैं, और एक कुछ फैमिलीज को मैं खुद पर्सनली भी जानती हूँ जो आज भी वो हम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, सिंगल उसके लिए, हम आ गए, तो वो आप पीछे देखते हैं और कितने लोग थे, कौन, तो अब वो तो हमको बड़ा उस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि हम आ गए हैं, हम बैठे हैं, हम खा रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप सुन रही हैं हमें, तो वो हम जो है वो उस तरह से बड़ा इस्तेमाल होता है। तो इलाकाई भी उसमें उनसर शामिल होता है जब हम किसी लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। तो हाँ, अनीक साहब जी भक्कर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनीक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मंगल वाला आज है जी, मंगल, क्या है सर जी? बिल्कुल ठीक जी, जबरदस्त, आज हमारा दिन है। फरमाइए सर, कैसे हैं, क्या फरमाएंगे? आज आपका दिन है, तो आप कोई नूरजहान का कोई अच्छा सा सॉन्ग लगा दें। नहीं, सॉन्ग तो हमने लगा दिया, हमने नाहिद अख्तर साहिबा का। कौन सा वाला पसंद है वैसे, ये बताएं। हाँ, बताएं। सभी पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह, बस कुछ याद नहीं है। आप कौन सा याद है आपको सबसे फेवरेट? हमारा बेसिकली कॉलिंग जो सेगमेंट है वो क्या है कि आपकी फेवरेट पुरानी मूवी और आपका फेवरेट पुराना गाना, ये कौन सा है? फेवरेट मूवी तो वो वहीद मुराद साहब की है। कौन सी? नाम तो मुझे याद नहीं है। नाम याद नहीं है? फेवरेट है और नाम याद नहीं है? हाँ, बस नाम याद। उसमें क्या होता है, कुछ जरा सुनाए ना, समझाएं हमें। बस समझाने के लायक नहीं है ना, मुझे याद नहीं है। कोको कोरीना वाली फिल्म ये तो आपने कहानी डाली है भाई। हाँ, कोको कोरी जो थी ना, वो सही थी, वो बड़ा अच्छा पाकिस्तान का बड़ा मशहूर गाना भी था, बिल्कुल पॉप सॉन्ग क्यों कह लीजिए उसको। अवाइल के दिनों के शुरू में जो हमारे पॉप सॉन्ग्स थे वो थे जबरदस्त। तो और आजकल आपको पाकिस्तानी फिल्में कैसी लग रही हैं? आजकल जबरदस्त है। वो जो नई फिल्म आई है, इसका नाम क्या है? कौन सी? मैं लंदन नहीं जाऊंगा, और ये लंदन नहीं जाऊंगी, वो अच्छा, हाँ, वो भी अच्छी लगी आपको? जबरदस्त है वो। चलें, गुड जी, थैंक यू अनीक साहब, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और शामिल हुए प्रोग्राम में। और कोई कॉल आया तो वो भी हमारी तरफ दे दीजिए। आपको कौन सी पाकिस्तानी की वैसे फिल्म अच्छी लगती है पुरानी? काफी है पुरानी फिल्में वैसे मैंने पाकिस्तानी कम देखी हैं, लेकिन नई तो बहुत ही कम देखी हैं। लेकिन नई में मैं आपको बताती हूँ, ऑपरेशन 021 था। अच्छा, वो शान की थी, और वो मैंने सिनेमा में जाके देखी थी। तो बाकायदा फुल स्क्रीन, बड़ी जबरदस्त, और उसके वो इफेक्ट्स बेसिकली। ठीक है, सही पूछ रहा हूँ।
इफेक्ट्स जो है ना हाँ। उसके, मुझे किसी ने कहा कि भाई उसमें लड़ाई एक्शन है बेसिकली, तो वो आप जाके बड़ी स्क्रीन पे देखेंगी तो आपको वो ज्यादा मजा आएगा। तो उसमें वही वाकई वो एक्शन था, उसमें आमना शेख भी थी, तो ऑपरेशन 021 मुझे बड़ी पसंद आई। फिर मेरा ख्याल है मैंने परवाज़ है जुनून देखी, वो मुझे अच्छी लगी। मतलब अच्छा हल्का फुल्का फैमिली एंटरटेनमेंट था, तो वो मुझे अच्छा लगा। और इसके अलावा आपकी कौन सी पाकिस्तानी फिल्मों में? वो एक फिल्म थी पाकिस्तानी, उस्तादों के उस्ताद उसका नाम था। अच्छा, उसमें जावेद शेख साहब थे, नदीम साहब थे, बड़ी फनी, बहुत ही फन कॉमेडी फार्सिकल मूवी थी, वो मुझे बड़ी पसंद आई थी। सही है। वो भारत में हम कहते हैं ना वो फिल्म अंदाज अपना अपना है, अंदाज अपना अपना, वो बड़ी कॉमेडी टाइप की फिल्म है, वो बड़ा उससे मिलती जुलती ये फिल्म थी। मतलब ज़ाहिर ये पहले पुरानी बनाई गई थी, और क्या कमाल मूवी थी। वो भी इसी तरीके से थी, जुड़वा लड़कियां उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुए में, एक जिसको आप कहते हैं सिचुएशनल कॉमेडी उसकी थी, तो वो बहुत ही फन मूवी थी, वो मैंने देखी, मुझे बड़ी पसंद आई। तो इस तरीके से मूवीज जो है वो बड़ी कमाल मूवीज आती और हैं। आजकल में अभी मैंने वो देखी थी मनी बैग गारंटी। मनी बैग गारंटी बड़ी मजेदार मूवी है भाई, क्या मजेदार मूवी है। उसके अंदर जो है वो वसीम अकरम का एक छोटा सा कैरेक्टर है, सबके वैसे छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे लोगों को यकजा किया है। थीम उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जुमले बड़े अच्छे लिखे हैं फैसल कुरैशी साहब ने, और उसमें उन्होंने वो डाले हैं बहुत सारे जोक्स और पन, और जो पाकिस्तान के जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो, और पाकिस्तान में लोगों के साथ क्या हो रहा है, सियासतदान क्या कर रहे हैं, ये चीज़ उसके अंदर। अच्छा, मैंने मालिक भी देखी थी, क्योंकि आपने पॉलिटिकल उसका जिक्र किया, तो मालिक फिल्म एक आई थी, पाकिस्तान के सियासी एक तरह से उसको मंजरनामे को उसमें कैप्चर किया हुआ था, और एक सियासतदान बेसिकली उसमें दिखाया है, वो भी अच्छी इंटरेस्टिंग फिल्म थी। बिल्कुल। वो जरा अरशद साहब है जी एबटाबाद से हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। जी वालेकुम सलाम सर, इरशाद करें, इरशाद सर फरमाएं। हाँ, मैं अहमदाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। जिला अहमदाबाद के गांव है पहाड़ के अंदर, थाती अहमद खान नाम उसका। अच्छा, माशाल्लाह। कहाँ हमारा देखें प्रोग्राम देखा जा रहा है? बताइए सर। इरशाद साहब, बिल्कुल हमारी गलती हो गई, सॉरी, बहुत माजरत। हमने इरशाद करें सर। सर आप बताएं, आपको पुरानी फिल्मों में कौन सी फिल्म पसंद है? पुराने गानों में कौन सा पसंद है? पुरानी फिल्मों में दिल लगी फिल्म नदीम और शबनम की। अच्छा, क्या बात है, दिल लगी नदीम, उसमें क्या स्टोरी क्या थी उसकी? जी, स्टोरी क्या थी उसकी? स्टोरी उसकी सर, वो हाफ टाइम तक तो गमी दिखाते हैं, हाफ टाइम के बाद खुशी दिखाते हैं, हाफ टाइम के बाद गमी दिखाते हैं। अच्छा, गम और खुशी का डिफरेंट मूड्स। कोई मशहूर गाना उस फिल्म का? इस गाना ये जी, दिल लगी में दिल को ऐसी लगी दिल खो गया। ये दूसरा सर, साथ हमारा छूटे ना, याद रहे ये बात। क्या बात है, जबरदस्त। ये किसके साथ देखी थी आपने? अगर सुना दें ये सर, मैंने 1975-76 में कोयटे में देखी थी, उसके बाद मैंने रावलपिंडी में देखी थी। अच्छा, बार आप देख रहे हैं इस फिल्म आपको इतनी अच्छी लगी तो चलें भाई, फिर हमें अगली अकेले ही देखी थी? जी नहीं, मेरे दोस्त के साथ उस वक्त। अच्छा, बस चलें, ठीक है, सही है, अच्छी बात है, गुड जी, जबरदस्त। थैंक यू इरशाद साहब, आपने अहमदाबाद से कॉल की। ये भी फिल्म देखनी पड़ेगी, दिल लगी देखनी पड़ेगी। और नदीम और शबनम की अच्छी जोड़ी थी, बड़ी कमाल जोड़ी थी, और इन्होंने बड़ी कमाल फिल्मों में काम किया। और नदीम साहब तो खैर एक यूँ कह लीजिए कि एक लेजेंड का दर्जा है उनका पाकिस्तानी सिनेमा में, और पाकिस्तानी जो खैर ड्रामों में भी उन्होंने बड़ा कमाल काम किया है। वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल आर्टिस्ट्स, और बड़े ही ग्रेसफुल पर्सनैलिटी, बिल्कुल, खूबसूरती कमाल, एक्टिंग भी कमाल, बहुत ही ज़बरदस्त, वेरी गुड जी, ज़बरदस्त। तो और कॉलर है हमारे साथ, हेलो, हमारी टीम से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो रही है, कट जाती है हमारी। तो इस तरीके से जी हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स पर आपसे बात करते रहेंगे, और बात करने का जो बुनियादी मुद्दा है वो क्या है कि आप हमें कॉल करें और हमें बताएं बिल्कुल कि आपकी फेवरेट फिल्म जो है वो कौन सी है, फेवरेट गाना कौन सा है। अच्छा, वरना शोएब मंसूर साहब की बाकी तो फिर फिल्मों के क्या ही बात करनी, खुदा के लिए और बोल, और ये तो फिर एक आजकल के दौर की मेरा ख्याल है कि वो वाली फिल्म्स हैं जिन्होंने कि एक बार सेट किया था, जब हम कहते थे ना रिवाइवल होगा, तो उस रिवाइवल में शोएब मंसूर साहब का बड़ा अहम किरदार है। और सुरैया साहिबा हमारे साथ सरगोदा से। जी सुरैया साहिबा, आपको बताइए कौन सी फिल्म पसंद है? पुरानी पाकिस्तानी? दामन और चिंगारी पसंद है, सुरैया भोपाली पसंद है, नागमनी फिल्म जो है पाकिस्तान की बेस्ट फिल्म है, और भी बहुत अच्छी है, लेकिन नागमनी का जो लिबास सिलेक्ट किया है ना किसी ने, हाँ, वाह जबरदस्त। और गानों में, पुराने गानों में कौन सा आपको पसंद है? बहुत सारे हैं, बताएं, बहुत सारे। बताएं।
कौन या गा के सुना दे कोई, अगर आपको कोई ज्यादा एतराज ना पसंद हो है, तो। याद है? बहुत भारी है, बहुत। अरे कमाल आवाज होती है, भारी आवाज जो है वो तो लोग बड़ा पसंद करते हैं, भारी ये आवाज। प्रोग्राम बहुत पसंद आया है। कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसपे कोई ऐसा पुरानी फिल्में, पुराने गुलकारों का हमें। बस ये इस प्रोग्राम की टीम में एक बंदा है ओवैस, वो बड़े आइडियाज लेकर आता है, बड़ा अच्छा लड़का है वो। जानती हैं आप उसको? नहीं, अभी तो मैं आज ही देखती हूँ ये। बहरहाल आप कोई ऐसे प्रोग्राम शुरू करें, बेशक खबरें हैं लेकिन चले, कोई अब ऐसा प्रोग्राम शुरू करें आज आपने जो देख लिया पुराने हमारा, अदाकार और पुरानी फिल्मों के और उनके बच्चों के मुतालिक हो। आज क्या बात आपने है? प्रोग्राम देख लिया है ना हमारा, तो अब आप रोज देखिएगा, ठीक है? मैं आपका पहले भी प्रोग्राम देखती हूँ। क्या अच्छा, बात है, पहले बहुत हम शुक्रिया। चैनल पे जी थे। देखें, अब हम बहुत यहाँ आ गए शुक्रिया, हैं, बहुत देखें शुक्रिया। पुरानी हमारी लॉयल व्यूअर है ये, बिल्कुल। माशाल्लाह, गुड। और बहुत शुक्रिया कि आप देखती हैं। दरअसल आर्टिस्ट को चैनल्स पे लाना और सुबह के वक्त चैनल्स पे लाना एक जबरदस्त ये मार्का होता है, जो कि कभी कभार तो सरंजाम दिया जा सकता है, लेकिन रोजाना की बुनियाद पे ये किसी भी चैनल के लिए मेरा ख्याल है ये मुमकिन ना होगा, हम आपकी गिवन द फरमाइश पर लाइफस्टाइल अमल करने की कोशिश ऑफ करेंगे। आर्टिस्ट कि भाई वो रातों को, शामों को जागना, और सहाफियों के साथ भी यही है। हालांकि हम न्यूज चैनल पे तो है, लेकिन सहाफी भी रात देर तक काम करते हैं, जागते हैं, कॉल्स कर रहे होते हैं, गपशप लग रही होती है उनकी, तो वो सुबह उठकर आकर कहीं भी तज्जिया अगर देते हैं तो उनकी बहुत मेहरबानी कि वो टाइम देते हैं। खैर, ये तो था हमारा फिल्म्स और गानों के हवाले से आज का सेगमेंट, और लोगों ने हमें बताया कि कौन कौन से उनके फेवरेट गाने और फिल्में हैं। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बाग जी, किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए लड़कियों को तालीम देना बुनियादी शराइत में शामिल है, और हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने एक ऐसा फैसला किया है जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं। चिलास में एक सब जेल है जिसका इंतज़ाम GB स्काउट्स के पास होता है। हुकूमत ने फैसला ये किया है कि इस जेल को लड़कियों के स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा और इस स्कूल में 200 लड़कियां तालीम हासिल कर सकेंगी। इसके अलावा दयामीर का जो कमिश्नर हाउस है उसे लड़कियों का हॉस्टल बना दिया गया है। इससे अंदाज़ा ये होता है कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत लड़कियों की तालीम को कितनी ज़्यादा अहमियत दे रही है। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने लड़कियों की तालीम के लिए अब तक क्या इस्लाहात किए हैं, उनके क्या नताइज सामने आए हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी जनाब मुहिउद्दीन अहमद वानी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुहिउद्दीन साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आप? बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सर। ये बताइए कि ये जो इनिशिएटिव, बिल्कुल ठीक सर, कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? थोड़ा सा आपको डिले महसूस होगा, हमारी आवाज आपको थोड़ी सी देर से आएगी जनाब। सर तो बताइए कि लड़कियों की तालीम के लिए गिलगित बल्तिस्तान में खास तौर पर क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? सर हम तो ओवरऑल तालीम पे इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन चूंकि एक साल में एजुकेशन में हमने हैवी इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी बच्चियां ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि दयामर डिवीजन में और एक दो और डिस्ट्रिक्ट्स में बच्चियां ऑलरेडी बहुत पीछे जा रही थी, तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी उनकी जो ग्रोथ है एनरोलमेंट में, क्वालिटी लर्निंग में, वो ज्यादा हो रही है। एक मसला ये था कि बच्चियों के स्कूलों की तादाद कम थी, तो नई बिल्डिंग बनाने में कई दफा टाइम 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। तो हमने कहा कि एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स जो गवर्नमेंट के पास मौजूद है उनको बेहतर यूटिलाइज किया जाए। तो हमने स्टार्ट दयामिर से लिया। हमने एक GB स्काउट्स के पास बिल्डिंग थी जो जेल की उनके पास थी, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि हम आपको अल्टरनेट दे देंगे, कहीं कवर कर देंगे, लेकिन आप ये वेकेट कर दें। उन्होंने काइंड ऑफ देम तो उन्होंने वेकेट कर दिया। उसको हमने इंशाल्लाह अगले 2 हफ्ते में रेनोवेट करके विद फर्नीचर, विद डिजिटल इक्विपमेंट एंड लाइब्रेरी एंड IT लैब इंशाल्लाह 2 से 2.5 हफ्ते तक वो फंक्शनल कर देंगे। फिर इसके अलावा जो कमिश्नर हाउस बन रहा था दयामिर डिवीजन में, आप ये दुख इस बात का है कि 10 करोड़ खर्च हो चुके थे और अभी तक सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर था, और मजीद 5 करोड़ करके इसको कंप्लीट करना था, और ये इसके बावजूद है कि ऑलरेडी एक कमिश्नर हाउस मौजूद है। तो मैं उस दिन जब विजिट किया आज से 3 हफ्ते पहले, तो देन आई टुक अ डिसीजन देन एंड देयर टू कन्वर्ट इनटू अ वर्किंग वुमेन हॉस्टल फॉर डॉक्टर्स एंड टीचर्स, क्योंकि दयामिर एक कंजर्वेटिव सोसाइटी और दूर दराज से दूसरे शहरों से खवातीन यहाँ नहीं आ पा रही थी क्योंकि उनके पास अकोमोडेशन की मसाइल थे। तो उस कमिश्नर हाउस को इंशाल्लाह अगले 2 महीने में हम कंप्लीट करके वर्किंग वुमेन हॉस्पिटल डॉक्टर्स और टीचर्स के लिए कर देंगे। फिर कल मैंने एक और फैसला किया कि यहाँ एक गिलगित तो ये जो कमिश्नर हाउस पहले से मौजूद था, तो दूसरा कमिश्नर हाउस बनाने की क्या लॉजिक थी?
इसकी क्या वजह थी? तो वही लॉजिक है जो पाकिस्तान में होती है, गलत फैसले, कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन डेवलपमेंट। अब आप मुझे क्या बेहतर समझेंगे? जब कॉन्ट्रैक्टर पॉलिसी मेकिंग ठीक है, बस सर समझ गए, कर दिया, बिल्कुल सही है, समझ गए। आप भी उतने ही बतौर ब्यूरोक्रेट आप उतने ही फ्रस्ट्रेटेड हैं जितने हम बतौर सहाफी जो है फ्रस्ट्रेटेड हैं। लेकिन अब जो जेल की तरफ और बच्चियों के स्कूल की तरफ आए तो मुझे एक मिनट दे दे कि कल मैंने एक चीज ऐड की है। मैं ये बता रहा था कि कल चीफ मिनिस्टर साहब के हाउस के साथ एक बिल्डिंग है चीफ इलेक्शन ऑफिसर की, वो 50 रूम्स थे, वो भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग थी, और आज से कहीं 20 साल 25 साल पहले वो बच्चियों का हॉस्टल होता था। तो कल मैंने वो रिट्रीव कर लिया है, इंशाल्लाह अगले 2-3 हफ्ते में उसको भी गर्ल्स के हॉस्टल में हम कन्वर्ट कर देंगे। कल मैंने उसका खुद जाके पोजेशन लिया है, और उसमें यहाँ पर हमने NCA, NUS और डिग्री कॉलेज में जो बच्चियां आप यहाँ स्टार्ट होंगी उनका हॉस्टल बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले 3 हफ्ते में वो तीसरा हॉस्टल भी गिलगित में बन जाएगा, ताकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बच्चियां आके यहाँ तालीम हासिल कर सकें और रह सकें एक सिक्योर और डिग्निफाइड एनवायरनमेंट। क्या बात है, जबरदस्त। तो अच्छा, वो जो जेल वाला प्लान है आप लोगों का जिसमें कि स्कूल बनना है, वो स्कूल कितना बड़ा होगा और उसकी थोड़ी सी खदुखाल बताएं। वो कितने कमरे होंगे, उसमें किस किस्म की सहूलियात जो हैं वो आप लोग वहां पर देंगे? उसमें जी 20 रूम्स होंगे, 200 बच्चियां होंगी, एक IT लैब होगी, एक लाइब्रेरी होगी, एक मेकर स्पेस लैब होगी। तो बेसिक जितनी फैसिलिटीज फॉर गुड लर्निंग जो आपको लाहौर और इस्लामाबाद में मिलनी चाहिए उससे ज्यादा होंगी, उससे कम। वी विल क्रिएट अ गुड इकोसिस्टम ऑफ लर्निंग बेटर देन इस्लामाबाद, रेस्ट एश्योर ही। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कमिश्नर दियामिर इस वक्त पाकिस्तान का सबसे क्वालिफाइड कमिश्नर है। कैसे? ये PhD फ्रॉम स्टैनफोर्ड, PhD इन नैनो टेक्नोलॉजी। तो पाकिस्तान का जिसने KP में रिफॉर्म्स यूनिट में काम किया है, जिसने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में काम किया है, he has been attaché abroad. So the most talented person and young person has been posted as commissioner of the army division. जो उस वक्त तवज्जो ही जिसकी सिर्फ एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और हेल्थ पे है, और उसने वहां एक IT पार्क भी बना दिया है जो इंशाल्लाह अगले 1 हफ्ते में फंक्शनल होगा। एंड अब रोज कोई ना कोई एजुकेशन का हम एक नया इनिशिएटिव लाते हैं, क्योंकि हमारी एनरोलमेंट दियामिर में तकरीबन 16% बढ़ गई है इस साल। तो हमें जगह शॉर्ट हो गई थी, तो हमने मिलकर ये भी डिसाइड किया है कि अगर हमें जगह इमीडिएटली ना मिले तो हम शाम की क्लासेस भी स्टार्ट कर दें, फिर हम एडिशनल टीचर्स भी वहां ला रहे हैं। तो वी आर लाइक ट्रैकिंग स्पीड और आई हैव अ गुड टीम। इंशाल्लाह आप देखेंगे अच्छे रिजल्ट, हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। इस दफा 5वीं और 8वीं में रिजल्ट्स में 10% का स्पाइक आया एक साल में। एक साल में एनरोलमेंट में 20% का इजाफा हुआ है। इस वक्त कमिश्नर साहब परेशान है कि सर बच्चे बच्चियां आ रहे हैं, हमें एक्स्ट्रा कमरे चाहिए। एक्स्ट्रा कमरे भी बना रहे हैं, चाहे प्री फैब के हो चाहे जो मर्जी। सही। तो ये तो एक मतलब मुझे लग रहा है कि हम एक ऐसे बैट्समैन से बात कर रहे हैं जो बैटिंग करने के लिए पिच पर आया है और हर बॉल पे वो 6 मार रहा है। बिल्कुल। ये इसमें आपको कहीं किसी किस्म की कोई परेशानी है, कोई मुश्किलात, कोई अपोजिशन नहीं होती है? सर 27 साल का तजर्बा है, 5 साल सिंध में काम किया है, 8 साल पंजाब में किया है, फेडरल गवर्नमेंट में किया है, तो है लॉट ऑफ सपोर्ट। दूसरी बात है, जब एक काम आप शुरू करते हैं ना, मैं सरकार के पैसों का वेट नहीं करता। मुझे इसमें चेयरमैन वापटा ने भी सपोर्ट किया है। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इस्लामाबाद लाहौर में एक किप्स ऑर्गेनाइजेशन है जो शाम को कोचिंग कराती है, एंड दे चार्ज हेवीली 50,000 रुपीज फ्रॉम स्टूडेंट्स टू ट्रेन देम और टू टीच देम फॉर 4 months फॉर मैट्रिक FSC एग्जाम्स। उनको मैं चिलास में भी ले आया हूँ, गिलगित में भी ले आया हूँ, एंड वेरी काइंड ऑफ चेयरमैन वापटा, उन्होंने उसके लिए 2 करोड़ की फंडिंग दे दी है। तो अब चिलास का गरीब बच्चा शाम को वही इवनिंग कोचिंग क्लासेस फ्री में कर रहा है। तो हमने सारे वसाइल, चाहे मुझे बैक करना पड़ रहा है प्राइवेट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से, और इंटरेस्टिंगली चिलास के इन तमाम जो शहर के स्कूल हैं यहाँ पे फ्री मील प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गया है। तो बच्चों को फ्री मील भी मिल रहा है, आई टेस्टिंग भी हो रही है, किट्स भी शाम को आ रहा है, डिजिटल लैब्स भी बन रही हैं, नया फर्नीचर भी आ गया, नए स्कूल भी ऐड हो गए। तो T20 का दौर है, तो T20 साल बाद ना पता नहीं मैं हूं या ना हूं, कोई और हो, उतनी कमिटमेंट हो ना हो, तो हर दिन को आखिरी दिन समझ के काम करते हैं। सर ऐसा तो नहीं होगा कि जब आप यहाँ पर इस पोस्ट पर ना हो और कोई प्रोजेक्ट आपका अधूरा हो, रास्ते में हो मुकम्मल होने के, तो आप जब यहाँ से कहीं और पोस्ट आउट हो जाएं तो पीछे ये प्रोजेक्ट्स बिल्कुल ठप हो जाएं, ऐसा तो कोई मामला नहीं होगा? नहीं, कोशिश की है, इनको बजट करा दिया है और चीफ मिनिस्टर साहब की बड़ी सपोर्ट हासिल है इसमें। ही वेरी पॉजिटिव एंड वेरी सपोर्टिव इन एजुकेशन। उन्होंने मुझे एजुकेशन, IT और हेल्थ पे काफी हद तक फ्री हैंड दिया है। मैंने कहा सर अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपकी है, कैपिटल आपका है, बस आप हमें सपोर्ट दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग टुगेदर, द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, द पीपल, और हमने एजुकेशन को पॉलिटिकल एजेंडे में नंबर 1 कर दिया।
आपको मैं 2 चीजें और बताऊं। इस वक्त डेवलपमेंट सेक्टर में हम तकरीबन 22% पैसा सिर्फ एजुकेशन पे खर्च किया और रेगुलर साइड से हमने 17% खर्च किया। तो कैन यू इमेजिन, हमने पिछले साल से बजट ट्रिपल कर दिया एजुकेशन पे और हमने कोई एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं ली। हमने दाएं बाएं से एडजस्टमेंट, सेविंग इधर उधर से। तो पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है, तरजीहात को दुरुस्त करने की जरूरत है। हाँ, तरजीहात को दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल सही फरमाया आपने जी। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान जनाब मुहिउद्दीन अहमद वानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और बुनियादी जब कोई काम करना चाहे इंसान तो वो कर लेता है। आपको फिर उसके बाद बहानों की, हीलों की, कोई मुख्तलिफ बातें करने की जरूरत नहीं होती। वे देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। और इन्होंने प्रैक्टिकली इस बात को साबित कर दिया। आप सोचे ना, सब जेल जिसकी इमारत का कोई काम जो है वो ऐसे काम होता है, एक रेगुलर जेल हो तो उसके हवाले से तो ये है कि ठीक है भाई वहाँ पर कैदी होंगे, लेकिन एक सब जेल है, अब वो आपने बना दी, अब फायदा कोई नहीं है उसका, इस्तेमाल नहीं हो रही, लेट्स पुट इट टू अ बेटर यूज। फिर उसके अलावा दूसरा जो है कमिश्नर हाउस भाई बन रहा है, एक कमिश्नर हाउस बना हुआ है, दूसरा बनाना है आपने नहीं। ये हमारी भी तो प्रायोरिटीज का पता ही नहीं चलता ना। हमें बस हम वो है टैके वाली कौम, टैका हो, गाड़ियां आगे पीछे टीयू टीयू, बत्तियां जल बुझ रही हो और ये पीछे 5 लोग डाले के ऊपर बैठ टीयू टीयू। हाँ, ये जो आपने बात की ना, ये टीयू टीयू अंदर से निकलती है फ्रस्ट्रेशन। भाई ये तो कोई बात ही ना हुई कि सारी दुनिया में हर चीज की तरक्की पाकिस्तान में हो सकती है। कहाँ बड़े बड़े डैम बन रहे हैं और कहाँ हमारे बच्चों को तालीम की बुनियादी सहूलत ही मुयसर ना हो। आपके जहन में ये मानने वाली बात है? आपको एहसास है कि दुनिया कहाँ चली गई और हमारे यहाँ कितना बच्चा स्कूल का जो है वो स्कूलों से बाहर है और वो रुल रहा है सड़कों पे सिर्फ इस वजह से कि हम उनको वो आर्टिकल 25A के तहत फ्री एजुकेशन नहीं दे सकते और वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद की अदालतों में अपनी अहलिया के साथ पेश होंगे। इस्लामाबाद में उनका ATC अदालत में गालिबन मुकदमा लगा हुआ है और उन्हें पिंडी में नैब ऑफिस में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात के लिए तलब किया हुआ है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे दोनों अदालतों के बाहर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कासिम साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम कासिम, ये बताइए इस वक्त एंटी टेररिज्म जो कोर्ट है उसके बाहर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है इमरान खान अपनी अहलिया बुशरा बीबी के हमरा जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वो पेश हो चुके हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो 8 मुकदमात जो हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थाना जात में वहाँ पर दर्ज किए गए थे, जिसके लिए आज इमरान खान को अदालत जो है वो तलब किया गया था और इमरान खान अदालत के अंदर मौजूद हैं। और जबकि आज की जो है समाअत वो बाकायदा शुरू हो चुकी है। इमरान खान रोस्टम पर आ चुके हैं और जज की जानिब से इमरान खान को रोस्टम पर बैठने की भी इजाज़त दी गई। इससे कबल जब इमरान खान को यहाँ पर लाया गया तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम यहाँ पर किए गए, जो जहाँ पर ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाक़या है जिसके अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत कायम है। यहाँ के चारों अतराफ़ को जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई थी और खारदार तारें और मुख्तलिफ़ जगह पर जो है वो बैरियर्स लगा कर इस रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो इंतहाई सख्त किए गए हैं। इमरान खान के हमरा उनकी ज़ाती सिक्योरिटी भी आज अदालत जो है उनके हमरा जो है वो पहुंची है, क्योंकि इससे कबल इमरान खान के वकील की जानिब से अदालत के आगे ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि आज इमरान खान क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है तो उनको अदालत के अंदर उनकी जो गाड़ी है ज़ाती गाड़ी उसको आने की इजाज़त दी जाए, जिसको जज की जानिब से जज साहब की जानिब से मंजूर किया गया और जिसके बाद इमरान खान की गाड़ी को अहाताए अदालत के अंदर जो है जाने की इजाज़त दी गई। इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद के थाना संजानी, रमना, बाराको और अदालत के अंदर या वो गाड़ी में बैठी हैं? जी बिल्कुल, इमरान जी बुशरा बीबी भी इमरान खान के हमरा यहाँ पर अदालत के पहुँची हैं, क्योंकि बुशरा बीबी जो अलकादिर ट्रस्ट केस में आज उनकी भी ज़मानत की जो है दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसको मंजूर किया गया और 31 मई तक इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की ज़मानत को मंजूर किया गया है और 5-5 लाख रुपए मुचलकों के एवज़ उनको ज़मानत की जो है मंजूरी की गई है और इमरान खान के हमरा वो भी आज अदालत पहुँची। अब इमरान खान इससे कबल जो दहशतगर्दी अदालत से कबल वो बुशरा बीबी के हमरा जो है वो जो साबित अदालत में बुशरा बीबी के हमरा पेश हुए और जिसके बाद वहाँ से ज़मानत जब बुशरा बीबी को दी गई तो उसके बाद इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर मौजूद हैं और जहाँ पर आज की केस का जो 8 मुकदमात हैं दहशतगर्दी दफात के तहत उन पर कार्रवाई जो है वो जारी है। इमरान खान के वकील जो है वो अपने दलाइल जो है वो पेश कर रहे हैं और अब जो है अदालत के बाद जो है आज तहरीक इंसाफ के कारकुन एक भी कारकुन यहाँ पर नहीं पहुँच सका, क्योंकि
आपने वो जो गिरफ्तारी वाला अपना खदशा जाहिर किया था, उस किस्म की कोई इनऑर्गेनिक किस्म की एक्टिविटी, कोई ऐसी नफरी जो कि बहुत ज़्यादा हो और जिसको देखकर ऐसा लग रहा हो कि शायद ये गिरफ्तार करें आज, तो इस किस्म का कोई मामला तो आपको एटीसी अदालत में इस वक्त नज़र नहीं आ रहा या आ रहा है? देखें, क्योंकि वफाकी पुलिस जो है वो उसकी बारी नफरी जो है वो अदालत के बाहर और अंदर मौजूद है। रेंजर्स को भी तैनात किया गया है कि इमरान खान ने ख़दशा भी जाहिर किया था कि मुझे आज गिरफ़्तारी भी की जा सकती है। अब गिरफ़्तारी करना या ना करना ये अदालत के दायरे इख्तियार में है। और अब चूँकि जो है वो दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं, 8 मुकदमात हैं और मुख्तलिफ इस्लामाबाद के थाना जात में ये मुकदमात जो दर्ज किए गए थे उस पर समाअत जो जारी है। तो अब अदालत का इंतज़ार किया जा रहा है कि अदालत इस पर क्या रिमार्क्स देती है या गिरफ्तारी के अहकाम जारी करती है या नहीं, या इंतजामात हैं गिरफ्तारी के या नहीं? जो है वो देखें, इंतज़ामात यही हैं कि वफाकी पुलिस की बारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस की तैयारी में है कि अगर अदालत की जानिब से कोई इस तरह के अहकाम गिरफ्तारी के आते हैं तो हम गिरफ़्तार भी वो इमरान खान को गिरफ़्तार भी कर सकते हैं। इसलिए और जिसकी वजह से जो है वो गिरफ्तारी के इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं। ताहम अब अदालत की कार्रवाई का इंतज़ार है, क्योंकि समाअत तो अब शुरू हो चुकी है। और जी बिल्कुल, पीटीआई के क्योंकि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 भी नाफिज है, तो किसी भी रैली, ग्रुप या ग्रोह की शक्ल में वो लोगों को इकट्ठे नहीं होने दिया जा रहा। और क्योंकि साहब अदालत जहाँ पर आज इमरान खान को पेश किया गया है, इसके चारों तरफ को खारदार तारे लगाकर और सिक्योरिटी पर जो एहलकार पुलिस के तैनात हैं वो किसी गैर मुतअल्लिक़ा शख्स को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दे रहे, जिसकी वजह से जो है कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन अदालत के बाहर नहीं पहुँच सका। और हाँ, चंद वकला जो इमरान खान के वकला हैं और जो तहरीक इंसाफ वकला विंग के वकला हैं वो यहाँ पर थे। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और कुछ बात करते हैं कि सेहत के जो मामलात हैं हमारे जी बड़े ज़रूरी हैं और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। लोग ऐसे ही नहीं कहते, उसके पीछे वजह यह है कि दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और आपका सेहतमंद होना एक तरफ। डॉक्टर साद खालिद न्याज जो कि फाउंडर हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एंडोस्कोपी एंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। ये मुझसे ये नाम नहीं लिए जाते, लोग पैसे पढ़ लेते हैं, मैदे का काम आसान उसको उर्दू में कर देते हैं, जिगर बिल्कुल। अब डॉक्टर साद खालिद न्याज जो है उन्होंने ये जो सारा जो सिलसिला है वो शुरू किया हुआ है और इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे कि सिंध में जो एक इदारा कायम किया गया है, इस इदारे का बुनियादी काम क्या है और ये इदारा मैदे और जिगर की बीमारियों के अंदर क्या खिदमात फराहम करेगा। इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर साद न्याज से हम रब्ता कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि सिंध में जो हेल्थ के मामलात हैं उसके हवाले से हमेशा मुतज़ाद खबरें आती रहती हैं। एक खबर कभी कभी ये आती है कि जी आप सुनते हैं कि जी इंटीरियर सिंध के अंदर कुत्ते के काटने की दवाई या कुत्ते के काटने की जो वैक्सीन है वो अवेलेबल नहीं है, किस तरीके से वहाँ पर लोग इस हवाले से जाबाहक होते हैं। कभी खबरें ये आती हैं, फिर कभी खबरें ये आती हैं कि जी कराची में NICVD का इदारा है, जो PMC का इदारा है वो कितने ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, जो SIUT है वो किस तरीके से काम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन इन मुतज़ाद ख़बरों के अंदर अब एक इदारा बनाया गया है सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एंडोस्कोपी एंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। इस इदारे का क्या काम है ये हम जानेंगे। डॉक्टर साद खालिद न्याज साहब मौजूद हैं हमारे साथ, फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एंडोस्कोपी एंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, इस इदारे के बारे में अगर हमें थोड़ा सा गाइड करें कि इस इदारे का क़याम और इसके मकासद और ये क्या क्या सर्विसेज फराहम करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। तकरीबन ये 2006 में हमने जब मैं इंग्लैंड से वापस आया तो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल जो है कराची में, उनमें किसी में भी पित्ते की नाली, लुबलुबे की नाली और इस किस्म के जो एडवांस प्रोसीजर होते वो नहीं होते थे। तो सर्जिकल फ्लोर वार्ड हाउस में हमने इसको शुरू किया। उसके बाद तकरीबन 13 साल बाद हमने हुकूमत सिंध को बताया कि हमने ये काम कर लिया है और मैंने CM साहब को कहा कि अगर आप चाहते हैं तो हम इसको एक अच्छा इदारा बनाते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का। तो उन्होंने एग्री किया। 2019 में इसको हमने काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट को फ्लोट किया, फिर बीच में कोविड आ गया, कुछ मसले हुए और उसके बाद
ये इदारा जो है सिविल अस्पताल में है, जो सिंपल एंडोस्कोपी होती है, जैसे आपने सुना होगा मैदे का मुआयना है, बड़ी आंतों का मुआयना, वो अलग है। जो कुछ चीज़ें यहाँ पे जो नहीं हो रही थी पाकिस्तान में, उनको फिर हमने यहाँ पे प्लान किया स्टार्ट करने का। कुछ चीज़ें जो बेहतर करनी थी उनको बेहतर करने का किया। तो इस तरह से सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एंडोस्कोपी एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का शुरू किया। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साद खालिद नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे